स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में केमिकल काइनेटिक्स का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन तक हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाला फैक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहा है, देखते हैं। यहां पे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन सा फैक्टर है जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, देखते हैं। तो सुनिएगा, यहां देखिए, पहला फैक्टर हमारे पास है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन सुनिए कितना इंटरेस्टेड चीज है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, दूसरा बात है टेम्परेचर। टेम्परेचर, सी नंबर कैटलिस्ट, डी नंबर सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया। उसके बाद कुछ लाइट की बातें आ जाती है, लाइट का भी है, लाइट का भी है। सुनिएगा, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, लाइट, ये सारा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट पहुंचाता है। किस टाइप में पहुंचाता है? हम लोग एक एक टाइप का, मतलब एक एक करके हम लोग समझते हैं। कोई परेशानी? यहां देखिए, आप लोग इसको देख लेंगे आप लोग, ये सारा फैक्टर है। अब कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट पहुंचाता है उसको देखिए। जानते हैं कंसंट्रेशन जो होती है, कंसंट्रेशन दैट इज ऑफ रिएक्टेंट का, ऑफ किसका भाई? ऑफ रिएक्टेंट का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये रेट ऑफ रिएक्शन का होता है। अभी देखे थे ना रेट लॉ में, रेट क्या बोल रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन का। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा वह रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या समझे आप कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यदि हम लोग इंक्रीज करेंगे तो ये भी वैल्यू हमारा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और यदि इसका वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो ये भी वैल्यू हमारा क्या पता चलेगा? डिक्रीज हो रही है। चलिए, दूसरा नंबर कैसे इफेक्ट करता है? टेम्परेचर था ना, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी जो होती है, टेम्परेचर, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। और यहां पे एक और बातें समझना है, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज, देन रेट ऑफ रिएक्शन, then rate of reaction double itself। मतलब नहीं समझे होंगे, एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज देन रेट ऑफ रिएक्शन डबल इटसेल्फ। मतलब यदि प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है अपने आप का डबल हो जाता है। एक छोटी सी बात समझे यहां से कि यदि इफ मान लेते हैं सपोज दैट
कि टेम्परेचर का जो वैल्यू है वह 0 डिग्री सेल्सियस से, ये आप लोग को रिमेंबर करना है, 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को हम इंक्रीज किए। इस टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से कहां तक गए, 50 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज किए, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम इंक्रीज करेगा, लिख देते हैं हम, इंक्रीज देन रेट ऑफ रिएक्शन how many times increase if temperature 0 degree celsius to 50 degree celsius increase, then rate of reaction how many times increase, मतलब ये कितने टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। यहां देखिएगा, यदि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से पहले 10 डिग्री जाना पड़ा होगा, फिर 10 से कितना जाएंगे, 20 डिग्री सेल्सियस जाएंगे, 20 से कितना जाएंगे, 30 डिग्री सेल्सियस जाएंगे, 30 से कितना जाएंगे, 40 डिग्री सेल्सियस जाएंगे, 40 से कितना जाएंगे, 50 डिग्री सेल्सियस जाएंगे। तो यहां तक यदि टेम्परेचर इंक्रीज करती है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, यहां देखिए कितना बेहतरीन बात है, रेट ऑफ रिएक्शन 2 पर पावर n टाइम्स इंक्रीज करती है। तो 2 पर पावर n टाइम्स इंक्रीज करेगा, तो यहां n का वैल्यू कितनी हुई, 0 से 10 1 टाइम, 2 3 4 5 टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो 2 पर पावर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5, दैट इज 1, फिर इससे ना ऐसे करके ये हुआ, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 टाइम्स, तो n का वैल्यू 5, तो 2 पर पावर 5, तो क्या होता है बताओ तुम लोग, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। यही ना रहे, 2 दूनी 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 टाइम, 32 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग को समझना क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन की क्या होती है, इंक्रीज करती है। कोई परेशानी नहीं, इसको देखो, अगला में कौन था भाई, कैटलिस्ट था। जानते हैं कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। इसका मतलब क्या होगा कि तीसरा कौन था, कैटलिस्ट था। ये भी जो है ना, कैटलिस्ट जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस कार्य, रेट ऑफ रिएक्शन का। कितना बेहतरीन बात है ये सब ना, रेट ऑफ रिएक्शन का ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सुनना, मान लेते हैं सपोज दैट, एक छोटी सी बात सुन लो कि एग्जांपल में यहां पे N2 प्लस S2 मिलाएंगे तो ये दोनों बनाता है NH3। तो यहां पे कैटलिस्ट जो है Fe का यूज किया है। ये क्या है, Fe क्या है, कैटलिस्ट है। ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। N2S2 देखो, सुनना, बैलेंस है क्या, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे 3 लगा लेंगे, कोई दिक्कत। तो अमोनिया, ये किसका फॉर्मूला है भाई, अमोनिया का। अमोनिया बताएंगे आगे प्रोसेस है कि किस प्रोसेस से बनाया जाता है जो अच्छा प्रोडक्ट देता है, दैट इज हाइबर प्रोसेस से बनाया जाता है। और अभी आपको वो नहीं समझ करके अभी कैटलिस्ट के बारे में थोड़ी बात समझना है। कैटलिस्ट है क्या, वैसा सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है और अपना जो है, अपना मतलब बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं रहता है, अपरिवर्तित हो जाता है। अपना क्या होता है, अपरिवर्तित हो जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन को वो खुद क्या करता है, बढ़ाता है। अपना नहीं कुछ होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। और तीसरा देखिए, मतलब चौथा क्या है, अब चौथा क्या था आपका, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यही था ना जी, सरफेस एरिया। पता है
सरफेस एरिया भी जो है, सरफेस एरिया भी जो है ये भी रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। समझ में आ रहा है? ई नंबर में क्या लिखा है आपको? हाँ, लाइट। पता है कुछ रिएक्शन जो है, कुछ रिएक्शन पता है लाइट भी रेट ऑफ रिएक्शन का, ये दोनों नहीं समझा होगा ना। सरफेस एरिया के बारे में समझे। सरफेस एरिया मतलब किसी भी चीज का जितना ज्यादा एरिया लेंगे उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। ठीक है। लाइट, देखो लाइट को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा क्या होगा? इंक्रीज करेगा। सुनना, पता है H2 प्लस Cl2 दोनों को जब रिएक्शन कराएंगे तो ये जो है लाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है, बिना मतलब विदाउट लाइट में नहीं होती है। ये क्या बना? HCl बना। इस टाइप का बहुत सारे हमारे पास रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता था? पहला फैक्टर था हमारा कंसंट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोल सकते हैं। दूसरा हमारा था टेम्परेचर, तीसरा कैटलिस्ट, चौथा सरफेस एरिया, पांचवा लाइट। ठीक है। ये सारा फैक्टर हमारा जो है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? इफेक्ट करता है। फैक्टर देख लिए। रेट लॉ एक्सप्रेशन देखिए क्या है। रेट लॉ एक्सप्रेशन देखिए। रेट लॉ एक्सप्रेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टेड टॉपिक है। यहां से इट इज द एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन in terms of molar concentration of the reactant with each term rise to some power। उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? पावर होगा। which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of that reactant in the balance chemical equation। सुनिएगा, मान लेते हैं कि ये हमारे पास AA प्लस BB और से बना क्या है? सी। इस सुनिएगा, इसका जो रेट है, सुनिए एक मिनट, यहां देखिए कितना इंटरेस्टेड टॉपिक है ना ये आ गया। देखिए, जानते हैं ये जो है आपके पास यहां पे AA प्लस BB से बना क्या है? सी। रेट बस आगे देखिए, देखना लाइट नहीं था इसी कारण मिलेगा। उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन इट इज द एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विथ ईच टर्म राइज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मान लेते हैं कि ये हमारे पास रिएक्शन देख रहे हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बताती है? रेट जो होती है वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अभी देखे थे आप पीछे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A और B दोनों का क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। सुनिएगा, इसमें जो ये कोएफिशिएंट है ये कहां पर देख रहे हैं? पावर में देख रहे हैं। और रेट इसको हटाने के बाद कोई कांस्टेंट टर्म यूज किए हैं, करना ही चाहिए। के का यूज किए हैं, ए पर पावर ए, बी पर पावर बी है। रेट बराबर, फिर से देखिए क्या लिखे हैं, रेट बराबर के, ए पर पावर एक्स, बी पर पावर वाई है। ये के क्या कहलाता है? रेट कांस्टेंट कहलाता है। यहां पे देखिए क्या लिखे हैं, नॉट ऑर्डर डज नॉट हैव एनी रिलेशन विथ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या स्टोइकियोमेट्री। इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोल देंगे। नहीं समझे मेरी बात को? समझिए, अब तो समझना ही है। सुनिएगा कितना इंटरेस्टेड चीज है।
रेट लॉ एक्सप्रेशन, किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के क्रम में वहां पे पावर का वैल्यू दिखाना पड़ता है। अब रही बात को सुनिएगा, ये जो रेट लिखे हैं ना, ये जो रेट लिख रहे हैं ये वाला, ये लॉ ऑफ मास एक्शन बताता है। लॉ ऑफ कौन बताता है? मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के आधार पर रेट किसी भी रिएक्शन का इस तरह लिखा जाता है, और उसके रिएक्टेंट में कोई भी कोफिशिएंट टर्म है तो वो कहां चले जाता है? पावर में। और यहां पे ए और बी जो देख रहे हैं, स्मॉल ए और बी, इसी को कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और ये ए बी का जो मान हम लोग कैलकुलेट करेंगे वह थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे, रिएक्शन को देख करके पता लगा लेंगे। जबकि ये जो एक्स और वाई जो लिए हैं अपनी बार, तो एक्स और वाई का मान थियोरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली निकाला जाता है। और इसे एक्स और वाई का जो हम लोग यहां पर एक्स और वाई को क्या बोलेंगे? देखिए, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज एक्स प्लस वाई। ये जो एक्स है और वाई है, टोटल को ऐड करेंगे तो वह हमारा क्या बन जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज एक्स प्लस वाई हो जाएगी। इसके आगे भी डिस्कशन करेंगे, अभी देखिए। तो यहां पर के क्या है भाई? रेट कांस्टेंट है। नॉट क्या लिखे हैं? ऑर्डर डज नॉट, ऑर्डर यही है ना, पावर। ऑर्डर डज नॉट हैव एनी रिलेशन, ऑर्डर का कोई रिलेशन नहीं है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ। इसलिए ये दोनों सेम हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, दोनों बात समझना है। एक तो छोटी सी बात बताते हैं, इफ ए प्लस बी से बना सी है, रेट क्या है? माइनस डी ए बटे डी टी बराबर माइनस डी बी बटे डी टी। ये पहले नहीं लिखे थे रेट में, अभिक्रिया का रेट जो लिखने के लिए बताए थे वहां पे। अब एक और देखिए, यहां पे माइनस डी सी, क्योंकि प्रोडक्ट है तो प्लस लगाएंगे बटे क्या? डी टी। और रिएक्टेंट में क्या लगती है? माइनस। रिएक्टेंट में टाइम इंक्रीज करने से कंसंट्रेशन घटती है, और प्रोडक्ट का टाइम बढ़ने के साथ साथ जो है हमारा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। इसलिए प्रोडक्ट में प्लस का यूज किए हैं और रिएक्टेंट में माइनस का यूज किए हैं। कोई परेशानी हो रही है क्या? अब यहां पे सुनो, यहां पे सपोज दैट यदि ए रहता लगा हुआ और यहां बी रहता, यहां सी रहता, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन ये हो गया। ये सिंपल रेट लिखने का जो तरीका पीछे बताए थे, वहां पे आपको बताए थे कि इस रिएक्टेंट से कोई कोफिशिएंट टर्म है तो वह पावर में नहीं जाएगा। रेट लॉ में पावर में जा रही है, यहां पावर नहीं जाएगा, यहां पर बटे में हो जाएगा। ये 1 बटे बी, ये 1 बटे सी हो जाएगा। समझ में आया? सिंपल रेट लिखने के क्रम में यदि रिएक्टेंट का कोई कोफिशिएंट टर्म है तो वो बटे में जाएगा, और रेट लॉ एक्सप्रेशन में यदि लिखना चाहते हैं तो वही कोफिशिएंट टर्म पावर में चले जाता है। और एक बात, यहां जो एक्स वाई का वैल्यू जो देख रहे हैं, आपको ये याद रख लेनी है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का जो ऑर्डर है वह थ्योरेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि ये ए बी इज ए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्शन को देख करके पता लगाया जाता है। तो इस बात को समझ में आ रहा है? यदि इस बात को समझते हैं तो इसके आगे थोड़ा सा और देखिए। एक और टॉपिक देख लीजिए आप लोग, बहुत बेहतरीन है, उसको भी समझ जाएंगे, क्योंकि इसको छोड़ने से बेटर नहीं रहेगा आपके लिए। एक और टॉपिक जस्ट देख लें पहले। देखिए, रेट ऑफ या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी बताए थे ना। रेट लिखते हैं और वहां पे जो रिएक्टेंट होती है, रिएक्टेंट के ऊपर में जो पावर होती है, उसके सम को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे द सम ऑफ ऑल पावर या पावर, द सम ऑफ पावर या ऑल पावर यूज इन द मोलर कंसंट्रेशन
molar concentration of reactant in rate law expression. The sum of all power used in the molar concentration of reactant in rate law expression is called order of reaction. is called order of reaction. सुनिए कितना बेहतरीन बात है, कितना बेहतरीन बात है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. मान लेते हैं कि लेट हमारे पास कोई रिएक्शन है, ए से बना है बी, से बना है सी. इसका रेट अभी क्या लिख रहे थे रेट लॉ एक्सप्रेशन में, के ए पर पावर, कोई यहाँ कॉफिशिएंट तो पावर में जाता, अभी तो कॉफिशिएंट नहीं है, हम लोग एक तरह का दिखा रहे हैं आपको बी. मान लेते सपोज दैट इसका पावर x है और इसका पावर y है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यहाँ से ये दोनों का पावर सम हो जाएगा. द सम ऑफ ऑल पावर ना यूज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन में यूज होने वाले पावर के सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं. तो x प्लस क्या होगा y. और बताते हैं आपको, यहां पर देखिए मान लेते हैं सपोज दैट इफ रेट है लिखा हुआ आपका, के ए पर पावर 2 लिखा है, बी पर पावर 1 लिखा है. भाई इसको अपना बना लेना है. ये जो है ना एक ऑब्जेक्टिव तो यहां से हमेशा एक नंबर का तो पूछा ही जाता है. इफ रेट बराबर ये है तो यहां पे हम लोग जो है रेट बराबर इतना दिया है, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिए, रिएक्टेंट ए बी है, इसके ऊपर पावर कितना कितना है 2 और एक पर कितना है 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3. तो इस तरह जो है रिएक्टेंट के ऊपर यूज होने वाले पावर के सम को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं. और सुनिए एक और देखिए, रेट बराबर के ए पर पावर 3/2, बी पर पावर -1, सपोज दैट -1. तो यहां पे ऑर्डर ऑफ क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ भाई, 3/2. पावर का सम को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं. और यहाँ पे प्लस देकर के -1, फिर इसको 3/2 -1, नीचे में 1, 2 3 2, कोई प्रॉब्लम, 1/2 हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. समझ में आया. हाँ, इसमें एक और बात है, यदि तुमसे पूछता कि ए के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है, तब 3/2 हो जाता. बी के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है तो -1 हो जाता. ये किसी के रिस्पेक्ट में नहीं पूछी है, ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है आपको इस तरह का. यदि रिस्पेक्ट में किसी का कहता तो जितना उसका पावर होता उतना ही उसका ऑर्डर कहलाता. कोई परेशानी. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आया आप लोगों को. द सम ऑफ ऑल पावर यूज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. लेट इस तरह का रिएक्शन है हमारे पास. रेट लॉ में कैसे लिखने के लिए बताया गया था अभी तुरंत, रेट बराबर जो है के ए पर पावर, यदि इसका कोई कॉफिशिएंट रहता तो पावर देते, नहीं कुछ है तो हम लोग एक्स वाई मान लिए. और ये एक्स वाई जो है ऑर्डर है ए का और बी का. और ऑर्डर जो निकालते हैं वह एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, थ्योरेटिकली नहीं निकाला जाता. इस बात को अपने माइंड में सेट कर लेना है. एक तो और छोटी सी बात सुनिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आया आप लोगों को. यहां देखिए रेट कांस्टेंट को किससे सूचित करते हैं, के से. रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट देखिए, रेट कांस्टेंट इज ए रेट of reaction. Rate of reaction where molar concentration of rate constant is a rate of reaction where molar concentration of
all reactant component इज 1 या यूनिट बोल सकते हैं। रेट कांस्टेंट इज ए रेट ऑफ रिएक्शन वेयर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट कंपोनेंट इज 1। मतलब हमारा जो यहां पर देखिए, कोई सपोज दैट ए है ना, अब बी है, से बना क्या है सी। इसका रेट अभी आपको जस्ट बताए थे लिखने के लिए। मान लेते हैं के और क्या ए पर पावर कुछ नहीं है, तो सपोज दैट हम अभी एक्स से लेते हैं और बी पर पावर क्या लिख लेते हैं वाई। कोई प्रॉब्लम? तो यहां पे क्या होगा कि इफ ए का जो कंसंट्रेशन है वह मोल पर लीटर है, कंसंट्रेशन मोलरिटी तरह देखिए, कंसंट्रेशन का भी यूनिट वही होता है जो मोलरिटी का होती है। बी का भी वैल्यू 1 ले लेंगे, बी का वैल्यू कितना ले लेंगे 1 मोल पर लीटर। देन तब रेट देखिए क्या होगा, देन रेट बराबर क्या होगा के, ए का वैल्यू भी 1 ले लेंगे, अब बी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1, तो रेट बराबर क्या निकलेगा बाबू रे के। तो रेट एक प्रकार का या फिर के एक प्रकार का वैसा रेट है जहां पे ए और बी दैट इज रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना लेना है 1, तभी जाकर के हमारा रेट के इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत? और एक छोटी सी बात याद देखो के बारे में, ये जो के है ना, वैल्यू ऑफ के दैट इज रेट कांस्टेंट का मान जो होता है, वैल्यू ऑफ के डिफरेंट इन डिफरेंट रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शन में वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है। दूसरा बात है, वैल्यू ऑफ के इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर बट does not depend on molar concentration of reactant। एक और बात सुन, नहीं समझा ना, वैल्यू ऑफ के का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड होता है टेम्परेचर पे, लेकिन डज नॉट डिपेंड ऑन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर के का वैल्यू डिपेंड नहीं होती है। और एक बात सुनो, बहुत इंटरेस्टेड चीज होता है, यूनिट ऑफ के इज डिपेंड ऑन डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई एक मिनट सुनो, रेट कांस्टेंट एक प्रकार का रेट है वेयर जहां मोलर कंसंट्रेशन जो होती है ऑल रिएक्टेंट कंपोनेंट का कितना होता है 1 लेंगे तो वही हमारा रेट जो है वो के इक्वल हो जाएगा। देख लो, मान लेते हैं ये तुम्हारे पास मतलब एक रिएक्शन है, इसमें रेट लिखेंगे, रेट इक्वल टू के, ए पर पावर एक्स बी पर पावर वाई ले लिए। इफ ए बराबर वैल्यू 1 बी का वैल्यू भी 1 ले लिए तो रेट किसके बराबर हो जाएगा भाई, के बराबर हो जाएगा। अब यहां पे इस बात को याद रखना कि वैल्यू ऑफ के डिफरेंट इन डिफरेंट रिएक्शन। वैल्यू ऑफ के मतलब के का मान, यदि के का मान जो है अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग होगा। वैल्यू ऑफ के इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, के का जो मतलब मान होती है वह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन किस पे डिपेंड नहीं करता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। यूनिट ऑफ के इज डिपेंड ऑन डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब के का जो यूनिट होगा वह डिपेंड करता है डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। जिस तरह का हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में के का यूनिट वैसा ही होगा। मतलब अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में के का यूनिट अलग अलग होगा। वो निकालने के लिए अगले क्लास में बताएंगे भाई। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे, और कुछ नहीं, आप लोग यहां तक उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ठीक है।
धन्यवाद, यहाँ तक रहने दीजिए।